नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय का जो अगला टॉपिक है आपका वो है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब होता है दो। ठीक है, जो द्रव्य है वो दो प्रकार की प्रकृति व्यक्त करता है। डी ब्रोगली ने 1924 में प्रतिपादित किया था कि विकिरण की तरह द्रव्यों की भी द्वैत प्रकृति होती है या होनी चाहिए, अर्थात द्रव्य में कण और तरंग दोनों के तरह के गुण होने चाहिए। तो द्वैत द्वैत प्रकृति का क्या मतलब है? उसके अंदर कण के गुण भी हैं और तरंग के गुण भी हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश जो होती है वो एक तरंग की भांति व्यवहार करती है ना। वैसे ही हर द्रव्य जो है वो दो तरीके से व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, करता है नहीं, कर सकता है। या तो उसकी कणीय प्रकृति होगी या वो तरंगीय प्रकृति रखेगा। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह से फोटोन का संवेग एवं तरंग दैर्घ्य होती है, कोई भी फोटोन होता है उसका तरंग दैर्घ्य भी होती है, उसका संवेग भी होता है। ठीक है, तो कण का तो संवेग होता है और तरंग का होता है तरंग दैर्घ्य। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंग दैर्घ्य होना चाहिए, ऐसा डी ब्रॉगली ने 1924 में बताया था। ठीक है, अब क्या कहा गया देखो, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ई बराबर एम सी ई बराबर एच न्यू, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ई बराबर एच न्यू। और आइंस्टीन का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये दोनों इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए थे, ई इक्वल टू एच न्यू और ई बराबर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन की, इन दोनों समीकरणों को हम तुलना करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों में से ई हटा दिया तो एच न्यू इक्वल टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर हो गया। और एच सी अपॉन लेमड़ा, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा, तो न्यू की जगह पर हमने सी अपॉन लेमड़ा लिख दिया। एच सी अपॉन लेमड़ा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर हमने सी से सी को कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, एच इक्वल टू एम सी बच गया, बचा ना एच इक्वल टू एम सी। अब देखो आप लेमड़ा इक्वल टू एच, अगर हम यहाँ पर सी इक्वल टू क्या ले लें, सी इक्वल टू न्यू। अगर हम कण की बात करेंगे तो जो कण के लिए जो वेग होगा वो क्या होगा, उसकी गति होगी, वी होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम सी हो जाएगा। ये लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम सी हो जाएगा। तो केवल लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी। इस सी के स्थान पर हमने क्या ले लिया, वी ले लिया। ठीक है, तो लेमड़ा बराबर क्या हो गया, और आप जानते हो पी इक्वल टू एम वी संवेग होता है, पी इक्वल टू एम वी क्या होता है, संवेग होता है। तो ये हो गया आपके लेमड़ा बराबर एच अपॉन पी। और इसको अगर अपन हटाएंगे तो ये बनेगा लेमड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी। और एच को हमने क्या नाम दिया है, प्लांक स्थिरांक। अब देखो इस आधार पर, अतः किसी भी कण की तरंग दैर्घ्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो एक द्रव्य जो है वो दोनों की भांति व्यवहार करता है, कण की भांति भी व्यवहार करेगा और तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। अब कौन सा कण ये चीज़ फॉलो करेगा, कौन सा कण इसकी भांति व्यवहार करेगा, वो होने चाहिए बहुत ही सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो होने चाहिए। जैसे जैसे कण का द्रव्यमान बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P इक्वल टू एम वी आ रहा है, तो जैसे जैसे कण का द्रव्यमान m का मान बढ़ेगा उसकी तरंगीय गुण कम होते जाएंगे। ठीक है, मतलब वो तो कणीय प्रकृति तो रखता ही है, लेकिन तरंगीय प्रकृति उसकी कम होती जाएगी। जैसे मान लो आपने क्रिकेट की बॉल ले ली, अब क्रिकेट की बॉल का आप कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति दोनों का अध्ययन कर रहे हो, तो वो कण की भांति तो व्यवहार करेगा क्रिकेट की बॉल, लेकिन तरंग दैर्घ्य उसकी नहीं होगी, क्योंकि उसमें m का मान बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, एक 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग की गति से कर रही एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। आ गई ना वही वाली बात। तो तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो आपने क्या सूत्र लगाया इसके अंदर, लेमड़ा बराबर एच अपॉन एम वी लगाया। एच जो है वो प्लांक स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। एम रख दिया आपने 0.1 किलोग्राम और 10 इसका क्या है, गति है। अब आपने क्या किया, एच का मान रख दिया, एम का और वी का मान रख दिया। इससे इसमें लेमड़ा का जो मान आ रहा है वो आ रहा है ये वाला 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये आ रहा है लेमड़ा का मान। ठीक है, अब अगर मैं इस लेमड़ा के मान को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में देखूंगा तो वो कहीं भी नहीं आता है। इस 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 मीटर की जो तरंग दैर्घ्य है, इस मीटर की तरंग दैर्घ्य उसके अंदर कहीं भी नहीं आ रही है। इसका मतलब एक जो गेंद जिसका द्रव्यमान 0.1 kg है, वो तरंग की भांति व्यवहार नहीं करती है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य उस परास में आ ही नहीं रही है, जो कि हमने उसमें पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, अब देखो हम एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब हमको इसको m का मान निकालना है। लेमड़ा का मान दे रखा है 3.6 एंगस्ट्रॉम। पहले अपन एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर हो गया ये।
क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। फिर आपने क्या किया, m का मान याद किया, तो m बराबर h/λ भी हो गया, h/λ ये हो गया आपके v का मान, और ये उसका लैम्बडा का मान हो गया, और ये प्रकाश की गति हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें निकल रहा है m का मान 6 × 10⁻29 किलोग्राम। अब देखो 10⁻29 किलोग्राम है, एक तरंग दैर्ध्य जिसकी लैम्बडा का मान ये आ रहा है ना। तो ये उस पहली बात तो ये है कि ये जो तरंग दैर्ध्य का मान आ रहा है ना, ये उस परास में आ रहा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के परास में ये इसका मान आ रहा है। इसलिए देखो आप इसका भार देखो ना, कितना कम आ रहा है, 10⁻29 किलोग्राम। और एक बॉल की गेंद, एक गेंद जो थी उसका 0.1 किलोग्राम था, तो वो तो 0.1 किलोग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो ऐसे कण या ऐसे द्रव्य जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिनका द्रव्यमान 10⁻30 10⁻29 में होता है, वो तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। ये थी कण की द्वैत प्रकृति। ठीक है। दूसरा एक सिद्धांत आता है आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपने वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगा रहा है ना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग एक साथ पता करें, एक ही जगह पे एक साथ पता करें। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि वो अनिश्चित है, वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की स्थिति जो है वो ये वाली है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ उपस्थित है। ये मैंने आपके बनाया वृत्ताकार कक्षक, और इस वृत्ताकार कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पे उपस्थित है E-। ठीक है। अब इसकी जो स्थिति है वो ये वाली है। अब मैंने जैसे ही इसकी स्थिति पता की, तो इसकी स्थिति कौन सी आ गई, वृत्ताकार कक्षक में इस जगह आ गई। अब मैं इसका वेग पता करूँगा, तो वेग पता करूँगा जब तक तो इलेक्ट्रॉन आगे निकल चुका होगा, बहुत आगे निकल जाएगा। या फिर मैंने पहले वेग पता किया, मान लो इस जगह पे मैंने वेग पता किया, अब मैं इसकी स्थिति पता करूँगा, तो स्थिति इसकी अनिश्चित हो जाएगी, स्थिति और आगे निकल जाएगी। इस तरीके से हम एक ही समय पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उसका वेग पता नहीं कर सकते हैं, वो असंभव है। तो हाइजेनबर्ग ने इसके लिए एक नियम बनाया, वो क्या था, डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स इज़ ग्रेटर देन h/4 एच जो है वो प्लांक स्थिरांक है, पी बराबर होता है mv, तो ये हो जाएगा डेल एक्स डॉट एम वी एक्स ग्रेटर देन h/4। तो डेल एक्स क्या है यहाँ पर, कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी एक्स क्या है, कण की संवेग में अनिश्चितता। ठीक है। इस प्रकार से इसने हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ओके।